नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं दुनिया एक फसाना। वैसे काफ़ी दिन के अंतराल के बाद मैं आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। मेरी इस देरी के लिए मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बीच में कुछ तबीयत भी नासाज थी और बीच में 2 महीने में काफ़ी मेरा सफ़र जो है वो बड़ा अजीब ढंग से चला, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। और वैसे भी चुनाव की काफ़ी गहमागहमी थी और सारा मामला शांत हो गया, चुनाव आगे हो गए। बहुमत वाली सरकार जो है उसने राजकाज भी संभाल लिया है, इसलिए अभी शांतमय वातावरण में फिर से एक बार, जिसको कहते हैं सिंहावलोकन, पलट के देखना कि हम कहाँ हैं, ये एक प्रोग्राम बनता है। इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले मेरे एपिसोड में मैंने चुनाव के संदर्भ में केवल 2-3 एपिसोड किए थे, जिसमें मैंने कहा था कि इस समय का चुनाव बड़ा अजीब है। बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं मर्यादाओं के उल्लंघन का कार्यक्रम यहाँ हमने देखा इस चुनाव में। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, सारे कर्मों के बाद जो परिणाम आया है वो पूरे देश में बड़ा अजीब ढंग से आया है। अजीब इसलिए है, क्या किसी को भी इस सारे चुनावी प्रक्रिया के परिणाम के बाद में बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ। न जीतने वाले को उन्माद चढ़ा, न हारने वाले को दुख हुआ। हर एक पार्टी जो है इस चुनाव में जो भाग ले रही थी, हिस्सा ले रही थी, उसे कहीं ना कहीं कंसोलेशन मिला। किसी को सीट ज्यादा आई करके आनंद है, पहले से अच्छी आई। किसी को सीट कम आई लेकिन इतनी नहीं आई कि सरकार चली जाए, इस बात का आनंद है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को बड़ी अच्छी संख्या में सीट मिली तो वो सुखी है। लेकिन केंद्र में सरकार आई, इसलिए योगी महाराज जी भी जो है वो भी खुश है। सभी जगह खुशी का माहौल है। लेकिन इस चुनाव में कुछ बातें देखने लायक हैं। वो ये है कि अगर चुनाव में कुछ हुआ है तो इस देश की जनता ने अगर किसी को सबक सिखलाया है तो वो है अहंकार। जिसको अपने शक्ति का अहंकार हो गया है, उसको जमीन पे उतारने का काम जो है वो इस बार चुनाव ने किया है। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव में जनता ने बड़ा परिणाम दिया है। जनता कुछ नहीं करती, परिणाम नहीं देती, वो अपना कर्म करती है। अपने हर एक जगह जगह जो है वोट करने का कर्म करती है। लेकिन उस कर्म को हम, परिणाम को हम उसकी इच्छा मानते हैं। जनता की कोई ऐसी स्पेसिफिक इच्छा नहीं रहती कि मोदी जी की सरकार फिर से रहे, कांग्रेस अपनी औकात में रहे, सब लोग, ऐसा नहीं रहता। वो अपना कर्म करती है। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करता हुआ इस परिणाम को चाहता हुआ एक प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब मैंने तरुण भारत का एक लेख पढ़ा जिसमें विश्लेषण किया उसने, तो उसने ओडिशा के जीत का पूरा श्रेय जो है वो मोदी जी को दिया। लेकिन पूरे देश में बीजेपी की सीटें कम आई, इसका दोषारोपण उसने अपने लेख में भाजपा के ऊपर में या मोदी के ऊपर नहीं किया। क्योंकि एक व्यक्ति पूजा की एक परिसीमा इतनी है कि कोई भी पार्टी अपने नेता को आईना दिखाने का काम नहीं करती। हर पार्टी में जो नेता प्रमुख रहता है, जिसके नाम से टोटल चुनाव खेला जाता है, उसको उसके पराभव का दोष नहीं दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो अगर सारे देश के अंदर में आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में अगर बीजेपी की सीटें आई, सरकार वहां बनी, किसी के साथ सरकार बनी, तो इसका श्रेय तो सब लोगों ने मिलकर मोदी को दे दिया। लेकिन 240 तक उतर गई बीजेपी, इसका दोषारोपण किसी मोदी के सामने नहीं किया। लेकिन गलत है ना। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कैसे होगा। देश के अंदर में अगर जीत का परचम लहराने का सारा श्रेय अगर मोदी जी को जाता है, तो जीत में सीटें कम आई, इसका अपश्रेय भी तो मोदी ने लेना चाहिए ना। हाँ, लेकिन मोदी जी ने डायरेक्ट इस बात का अपने ऊपर में दोषारोपण नहीं लिया। लेकिन
जब पहली पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई उनकी, तो उन्होंने पहली बार जो पिछले 2 चुनाव तक के मोदी सरकार कहा जाता था, इस समय पहली बार ये परिवर्तन हुआ है कि उन्होंने एनडीए की सरकार ज्यादा बोला। अब ये बात तो उनको भी समझ में आ गई है कि हमारी सारी जीत जो है वो जीत इतनी बढ़िया नहीं है कि जिसको हम लोग बीजेपी की सरकार कह सके, लेकिन एनडीए की सरकार कह सके, इतने हम लोग पहुंच गए। अब इसका कारण भी ऐसा है, कभी कभी लगता है कि सारा तंत्र जो है ना, एक व्यक्ति पूजा के साथ इतना केंद्रित हो गया है, व्यक्ति पूजा के साथ में, कि सारा कार्यक्रम जो है वो मोदी जी करेंगे, सारी जीत मोदी जी के वजह से होंगी, सब कुछ मोदी जी के वजह से होगा, मोदी जी का कार्यक्रम, मोदी जी की प्रतिया, मोदी जी की होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जो आदमी ऐसा लोकप्रिय हो जाता है, प्रमुख हो जाता है, तो उसके भाट चारण जो है उस पार्टी में उत्पन्न हो जाते हैं। और वो भाट चारणों का एक में वो काम है, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसका वो नेतृत्व मानते हैं, उसके स्तुति गान में ही पूरा अपना आयुष्य दे दे। और उसके वजह से होता क्या है कि इस धुन के कारण जो माहौल बनता है व्यक्ति पूजा का, इस धुन के कारण बहुत जगह सही निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि धुन छाई हुई रहती है। जो हमारे अगल बगल लोग रहते हैं वो हमें कहते हैं कि आपका निर्णय जो भी हो बहुत सही रहेगा, तो हम विचार के बजाय भावनाओं में बहकर बहुत सारे निर्णय लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश की अगर विश्लेषण सुने तो उत्तर प्रदेश में, यहां अयोध्या की बात करें तो वहां के विधायक सांसद का जो कुल मिला के व्यवहार था पिछले 5 साल का, वो मोदी जी के शक्ति के महिमा मंडन के आवरण में छिपा हुआ वो अपना कर्म भूल गया। बहुत सारे जगह पे जो तकरीबन पुराने 100-150 लोग हारे हुए मोदी जी के नेतृत्व में, वहां अगर विश्लेषण किया जाए तो हर जगह वो जो सांसद हुए थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इस मुगालते में रहना कि जो कुछ भी है मोदी के भरोसे हम चुन के आ जाएंगे, हमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यह विषय उन्होंने अपने यहां चलाया और उन्होंने खुद अपना कर्म भूल गए जो उन्होंने कल्पना था। एक का तो मैंने सुना है कि मोदी जी ने जो कल्पना दी थी कि एक गांव दत्तक लेना, ऐसे सारे सांसदों ने एक एक गांव दत्तक लिया। मैं तो कहता हूं कि 100-150 गांव के अंदर में जो दत्तक लिया हुआ, या पूरे 90% गांव में जिन जिन लोगों ने अपना दत्तक गांव चुना था, वो गांव में उद्घाटन के बाद इस बार केवल चुनाव में वोट मांगने के लिए गए हुए सांसद है। पूरे 5 साल उस गांव में झांक कर भी जिसने नहीं देखा, उसका परिणाम तो जनता देती है। और मैं आपको बताता हूं, ये रैली वैलियां बहुत जो होती है ना, जिसके वजह से कहा जाता है कि इतनी रैली में जो लोग जुटे, मैं स्पष्ट कहता हूं बहुत सारा समय मैंने बिताया इस क्षेत्र में, रैली में लोग अपने इससे खुश होकर नहीं आते, स्वयमेव नहीं जुटते, उसको जुटाना पड़ता है। और जितनी भीड़ जुड़ती है उसका एक रेट फिक्स है। आप अगर 1,00,000 लोगों की भीड़ जुड़ाना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए लगते हैं आपको। एक आदमी के लिए 500 रुपए खर्चा करो और भीड़ ले आओ। जो सामने बैठे हुए रहते हैं ना जनता, जो बड़े उत्साह से नारे वारे देते हैं, वो तो लाई हुई भीड़ रहती। अच्छा, वो भीड़ भी बड़ी अजीब है। बीजेपी के लोगों ने पैसा खर्च किया, उसके रैली में भीड़ जुटी, दूसरे दिन कांग्रेस वालों ने भीड़ जुटाने का प्रयत्न किया, तो वही लोग जो बीजेपी के रैली में आते हैं वही लोग कांग्रेस के भीड़ में, उन्हें कोई मतलब, कोई हो ध्रुव हमें कहानी, इस भूमिका में रहते हैं सब लोग। इसलिए भीड़ के आधार पर अगर सत्ता बनने लग जाए तो अटल जी के काल में तो कई सालों पहले सत्ता आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए मेरा यह मानना है कि भीड़ जुटाना परिणाम का कोई द्योतक नहीं है। इसलिए द्योतक क्या है कि आपका जो प्रतिनिधि उस सांसदीय क्षेत्र में है, वो क्षेत्र में वो अगर अपना कर्म अच्छा करे तो ही परिणाम उसके पक्ष में जाएंगे। और ऐसे सब लोगों ने काम किया, सत्ता में तो है, उपयोग करना चाहिए उन लोगों ने। वो केवल अगर अपने ही मस्ती में जिएंगे और अपना ही आनंद उठाने का काम करेंगे, अपने सांसद होने का अहंकार के तहत वो खुद ही मौज मजा करने लग जाए, तो मोदी चाहे 150 सभा ले, 250 रैली कर ले, परिणाम तो यही होने वाला है। इसकी कोई टेक्नोलॉजी जो है पार्टी ने डेवलप करना चाहिए। आज
बीजेपी का अहंकार कम हुआ लेकिन कांग्रेस का बढ़ गया। अगर कांग्रेस भी इस जीत को अहंकार के आवरण में लिपटकर स्वीकार करेगी तो मैं नहीं समझता कि 19 में इससे ऊपर कोई अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए दोनों तीनों सब पार्टियों को यह चुनाव निर्देश दे चुका है कि अपने अपने कर्मों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र में, सांसदीय क्षेत्र में जो कर्म दिया हुआ है, जो धर्म दिया हुआ है सेवा धर्म का, उसको करो। बेमतलब के ये व्यक्ति पूजा के अंदर में बहुत ज्यादा मत जाओ। ये मेरे ख्याल में मोदी जी को भी समझ में आ गया होगा, अब कांग्रेस को समझ में आ जाए ऐसी उम्मीद करता हूं। और मैं समझता हूं कि कैसे ये परिणाम लोग स्वीकारते हैं। यहां पे मैं विराम दूंगा और अगले चुनाव में एक सही अर्थों में चुनाव का मतदान कैसे होता है इसके ऊपर में मैं एक विवेचन करूंगा। और मैं समझता हूं कि विवेचन आपको बहुत ही वास्तवदर्शी लगेगा। इस उम्मीद के साथ मैं रोकता हूं। अगर आपका ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करो और पसंद करो, साथ में जुड़ो, लोगों के साथ में शेयर करो और फिर से देखो। अगले एपिसोड में जल्दी आऊंगा। अगले एपिसोड में चुनाव का प्रत्यक्ष परिणाम और कार्यविधि कैसे होती है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। धन्यवाद।